बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बाब 11वें के पहले 3 सवाल किए थे। आज हम बाब 11वें का चौथा सवाल करेंगे। जी बेटा, सवाल नंबर 4 है आपका, ट्रैफिक के 3 कवानीन बयान करें। जी के मतलब ट्रैफिक के 3 कानून बताने हैं हमने कि जब आप सड़क पर चल रहे हो, सड़क का इस्तेमाल कर रहे हो, तो कौन से कानून का आपको ख्याल रखना चाहिए। जी बेटा, तो पहला है सीट बेल्ट इस्तेमाल करें, इशारों का ख्याल रखें, हद रफ्तार की पासदारी करें। सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें ताकि खुदा ना खास्ता कभी अगर एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो तो आपको कोई नुकसान ना हो। इशारों का ख्याल रखें ताकि पैदल चलने वाले और ज़्यादा तेज़ी से गुजरने वाले भी आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। और हद रफ्तार मतलब कि आपकी गाड़ी की जो स्पीड है उसकी एक मतलब जितना कहा गया होता है, जैसे अगर 60 कही है या 80 कही है तो उतनी रखें, उसका ख्याल रखें। ये बेटा सवाल आप लोगों ने याद भी करना है और लिखना भी है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने अपना 12वां बाब मुकम्मल कर लिया है। आज हम लोग 13वां बाब शुरू करेंगे। जी बेटा, तो ये है आप लोगों का बाब 13वां, पेशे। पेशे क्या होता है बेटा? कोई भी काम जो इंसान अपनी रोज़ी कमाने के लिए करता है उसको हम पेशे कहते हैं। इसका हम आज सवाल नंबर 1 करेंगे। जी बेटा, आप लोगों का सवाल नंबर 1 है, प्लम्बर क्या काम करता है? प्लम्बर, इसका जवाब है प्लम्बर पानी और गैस के पाइप लगाने वाला और उनकी मरम्मत करने वाला होता है। प्लम्बर कौन होता है कि अगर घर में कोई पानी का मसला हो जाए, कोई टैप लीक हो जाए या कोई गैस वगैरह लगवाना हो तो उसको आके लगाता है। और अगर कोई पाइप कहीं से लीक हो गया, कहीं से पाइप टूट गया है तो उसकी मरम्मत करता है, उसको ठीक करता है। बेटा, ये वाला सवाल आप लोगों ने लिखना भी है और याद भी करना है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बाब 13 का पहले 2 सवाल किए थे। आज हम लोग 13वें बाब के सवाल नंबर 3 और 4 करेंगे। जी बेटा, तो आपके 13वें बाब का नाम है बदलती दुनिया। इसका सवाल नंबर 3 है, कदीम ज़माने में लोगों की ज़िंदगी कैसी थी? कदीम पुराना ज़माना। कदीम ज़माने में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी मुख्तलिफ और मुश्किल थी। जी बेटा, मुश्किल कैसे थी कि वह तब इतनी सहूलतें नहीं होती थी, कोई हॉस्पिटल नहीं होता था, कहीं भी कोई स्कूल वगैरह नहीं होते थे। और मुख्तलिफ थी कि आजकल जो इतनी सहूलियात हैं हमारे पास, आने जाने के लिए गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, ये हैं। इसलिए कदीम ज़माने में जो लोग होते थे उनके पास ये सहूलतें नहीं होती थी, इसलिए उनकी जो ज़िंदगी थी वो मुश्किल थी। सवाल नंबर 4 है, इंसानों ने फसलें उगाना क्यों शुरू किया? जी बेटा, इसका जवाब है अपनी भूख की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंसानों ने फसलों को उगाना शुरू किया। जी बेटा, तो अगर हम लोग ये फसलें नहीं उगाएंगे तो हमारे पास गंदम, चावल, चना, कपास वगैरह तो ये चीज़ें नहीं होंगी। और हमारी खुराक, हमें खाना खाने के लिए हमें गंदम की ज़रूरत होती है, चावल की ज़रूरत होती है। इसलिए अपनी भूख को पूरा करने के लिए हम लोगों ने, इंसानों ने फसलों को उगाना शुरू किया। बेटा, तो ये दोनों सवाल आप लोगों ने याद भी करने हैं और अपनी कॉपी पे भी लिखने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। होप यू ऑल आर फाइन। बेटा, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को हाफ किया था, उसके पहले 4 पॉइंट किए थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। मतलब पहले 4 पॉइंट भी आप लोगों ने रिवाइज़ करने हैं और अगले 4 पॉइंट भी आप लोगों ने रिवाइज़ करने हैं और सारे को अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। जी बेटा, आप लोगों का क्वेश्चन था डिस्क्राइब अर्थ रिसोर्सिस। ठीक है, तो पेज नंबर 59 पे इसका आंसर बताया था मैंने। आप लोगों ने पहले 4 पॉइंट किए थे, वाटर, एयर,
सॉयल एंड क्रूड ऑयल। तो बेटा आज आप लोगों को पहले 4B और अगले 4B नेचुरल गैस, कोल, मिनरल्स, फॉरेस्ट, इसमें जितने जितने मैंने निशान लगवाए थे, जो कट करवाया था उसको कट करके और बाकी जो निशान लगवाए थे उसमें आप लोगों ने ये 8 के 8 पॉइंट याद भी करने हैं और अपनी कॉपी में ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन लिखना भी है, ताकि आप लोगों के पास इसके नोट्स भी मौजूद हो जाएं और आप लोग इसको अच्छी तरह से याद भी कर लें। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 के पहले 2 लॉन्ग किए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जी बेटा ओपन द पेज नंबर 71। यहाँ पर आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जी बेटा ओपन द पेज नंबर 63। यहाँ पर हेडिंग है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। मटेरियल अराउंड अस आर ऑफ 2 टाइप्स, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हमारे इर्द गिर्द जो भी मटेरियल पाया जाता है वो या तो कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। जी बेटा यहाँ से इसका आंसर होगा आ कंडक्टर। इसमें ये जो कंडक्टर की डेफिनेशन होगी, ए कंडक्टर इज़ आ मटीरियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैन मूव ईजीली। जी बेटा कंडक्टर क्या है? एक ऐसा मटीरियल है जिसके अंदर से जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो ईजीली गुजर सकता है। मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर एंड सिल्वर ETC आर कंडक्टर। जी बेटा आप लोगों ने घर में देखा होगा, आपके घर में ये जो तारे होती हैं ना, इसको कभी अगर आप ओपन करके देखें ना तो इसके अंदर आपको 2 तरह की तारें नज़र आएंगी। एक सिल्वर कलर की होती है और एक डार्क ब्राउन कलर की होती है। तो ये कौन सी तारें होती हैं? कॉपर और सिल्वर की। इनके अंदर से करंट ईजीली गुजरता है। जी बेटा दूसरा है हमारे पास इंसुलेटर। जी बेटा इंसुलेटर क्या है? इज़ आ मटीरियल दैट डज नॉट लेट चार्जेस मूव थ्रू इट इजीली। फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, रबर, ग्लास ETC आर इंसुलेटर्स। जी बेटा इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर से जो करंट है वो इजीली नहीं गुजर सकता, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक वगैरह, रबर, ग्लास वगैरह। बेटा अगर क्यों कहते हैं कि अगर कभी कोई बिजली वगैरह किसी को पड़ी हो, ठीक है, या फिर जो लकड़ी होती है उसके अंदर से बिजली नहीं गुजरती, इसलिए आप के घरों में जो अक्सर बोर्ड भी होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप स्विच वगैरह लगाते हो, तो वो इंसुलेटर्स होते हैं। उनके अंदर से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, जो बिजली है, वो नहीं गुजरती, जबकि कंडक्टर के अंदर से बिजली गुजरती है। जी बेटा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने याद भी करना है और लिखना भी है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आज भी हम लोग चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ कैन सोलर एनर्जी बी हेल्पफुल टू पाकिस्तान इन ओवरकमिंग इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज। वो कह रहे हैं कि किस तरह सोलर एनर्जी, जो सूरज से आने वाली एनर्जी है, वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है जब बिजली की कमी हो जाएगी। सोलर एनर्जी कम्स ऑन अर्थ फ्री ऑफ कॉस्ट। जी बेटा वो कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी, जो सूरज की एनर्जी है, वो ज़मीन पे जो आ रही है उसका कोई ख़र्चा नहीं है। देयर इज़ ए लॉट ऑफ सोलर एनर्जी कमिंग ऑन द अर्थ। और ज़मीन पर बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी पाई जाती है और आती भी है। पाकिस्तान कैन ओवरकम इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज बाई यूजिंग सोलर एनर्जी। और पाकिस्तान क्या कर सकता है? इससे इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली की कमी है, उसको कैसे पूरा कर सकता है? सोलर एनर्जी को यूज़ करके। जैसे आज के दौर में आप लोग देख रहे हो, लोगों ने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। तो बेटा ये इस तरह एक तरह से जो दूसरी बिजली है उसका बचाव ही है कि सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करके वो क्या कर रहे हैं? अपनी बिजली की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज़ बायोगैस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट यूजेस। बायोगैस क्या है और इसको इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं? बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बायोगैस में क्या है? एक से ज़्यादा गैस पाई जाती हैं, वो उनका मिक्सचर होता है। दीज गैसेस आर फॉर्म्ड बाय डिके ऑफ एनिमल वेस्ट एंड वाटर। जी बेटा ये गैसेस कैसे बनती हैं? जानवरों के वेस्ट से और पानी से। ए बायोगैस प्लांट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस दिस गैस। एक बायोगैस प्लांट है जो इस गैस को प्रोड्यूस करता है। बायोगैस कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम्स। जी बेटा ये घर में किसके तौर पर इस्तेमाल होती हैं? ईंधन के तौर पर। वी कैन यूज़ द रिमेनिंग मटेरियल एज अ फर्टिलाइज़र। और जो बाकी जो बच जाएगा उसको हम लोग खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। द प्लांट फॉर बायोगैस इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोबर गैस प्लांट। जी बेटा इसको हम लोग गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं। आगे है एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस। बायोगैस इज़ चीपर देन एनी अदर फ्यूल। बायोगैस किसी भी दूसरे फ्यूल से सस्ती होती है।
इट प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन एज कम्पेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम। जी बेटा ये इसमें क्या होता है, आलूदगी कम होती है बनिस्बत पेट्रोलियम के। जी बेटा ये दोनों सवाल आप लोगों ने याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 का ही क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। जी बेटा तो पेज नंबर 76 पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस विद एग्जांपल। जी बेटा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल चेंजेस। अ चेंज दैट कैन गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। फॉर बेटा ऐसा चेंज, ऐसी तब्दीली जो आगे जा सके या पीछे आ सके, मतलब कि तब्दील हो सके, जिसमें तब्दीली आ सके, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल। रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्ट होना। मतलब कि आपके पास मतलब एक आप रिएक्शन, आप एक चीज़ कर रहे हो, आप दोबारा उसको उसी की हालत में दोबारा वापस ले आओ, तो वो होता है रिवर्सिबल। इट इज़ अ टेम्पोरेरी चेंज। ये जो चेंज होता है ये आर्जी होता है। आर्जी से मुराद मतलब थोड़े टाइम के लिए होता है, इसको हम वापस उसकी शक्ल दोबारा दे सकते हैं। वी कैन गेट द सेम थिंग अगेन, हम दोबारा वही चीज़ हासिल कर सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू लिक्विड वाटर एंड स्विचिंग ऑन ऑफ ए ट्यूब लाइट ETC। जी बेटा जैसे कि अगर हम लोगों ने बर्फ़ जमानी है तो हम उसको मतलब फ्रिज में रखेंगे किसी भी बाउल में, ठीक है, जब वो मेल्ट हो जाएगी तो हमारे पास वही शेप वापस आ जाएगी, और जब हम इसको दोबारा जमाएंगे तो हमारे पास वही बर्फ़ बन जाएगी। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है कि बर्फ़ से पानी का बनना और पानी से बर्फ़ का बनना, ये एक रिवर्सिबल चेंज है। आर एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस। नेक्स्ट हमारे पास इरिवर्सिबल चेंजेस। ए चेंज दैट कैन नॉट गो बैक इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज। जी बेटा ऐसे चेंजेस जिनको हम लोग दोबारा बैक नहीं कर सकते, दोबारा उनको उस चीज़ को उसकी हालत में नहीं वापस ला सकते, वो इरिवर्सिबल चेंज होता है। इट इज़ ए परमानेंट चेंज। ये एक परमानेंट चेंज है, इसमें हम तब्दीली नहीं ला सकते। वी कैन नॉट अगेन गेट द थिंग इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। हम दोबारा उस चीज़ को उसकी उस हालत में नहीं ला सकते। टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट। जी बेटा अगर एक दफ़ा दूध दही बन जाए तो हम उसको दोबारा दूध नहीं बना सकते। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जल जाना, अगर पेपर जल जाएगा तो क्या हम उससे दोबारा पेपर वैसे बना सकते हैं? नहीं। एंड वुड, इसी तरह लकड़ी का जल जाना, जब लकड़ी जल जाएगी तो वो राख बन जाती है। एंड रोटिंग ऑफ एग और फ्रूट, और किसी भी फ्रूट या अंडे का गल सड़ जाना आर इरिवर्सिबल चेंजेस। जी बेटा तो उम्मीद है आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस में फ़र्क पता चल गया होगा। रिवर्सिबल चेंजेस वो जिसमें हम लोग चीज़ों को उनकी दोबारा वही शक्ल दे सकते हैं, और इरिवर्सिबल वो जिसमें चीज़ें एक दफ़ा जैसी हो जाएं दोबारा वो उसी शक्ल में रहती हैं, अपनी पहले वाली शक्ल में वापस नहीं आती। ये लेसन आप लोगों ने याद भी करना है क्वेश्चन, और लिखना भी है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करेंगे। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जी बेटा रिफ्लेक्शन के 2 लॉ हैं, वो आप लोगों ने वो एक्सप्लेन करने हैं। जी बेटा देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पेज नंबर 109 पे ये हेडिंग है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला है रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जी बेटा ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जिस तरह एक लाइट आ रही है, ठीक है, उसी तरह वो वापस जा रही है। ये है हमारे पास कि एक चीज़ का आना और उसी का उसी मतलब कि वापस चले जाना, उसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई से मुराद इंसिडेंस है और आर से मुराद रिफ्लेक्शन है। ये उस छोटी सी मतलब हेडिंग उन्होंने बनाई है, इक्वेशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम एंगल कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जी बेटा नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। वो कह रहे बेटा ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये जो नॉर्मल लाइट है, ये सारे एक प्लेन में ही पाए जाते हैं, एक ही जगह पर एक ही पॉइंट पर पाए जाते हैं। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, व्हाट इज़ द काज ऑफ सच डिस्पर्शन। जी बेटा वो कह रहे हैं कि वाइट लाइट के डिस्पर्शन के बारे में आप लोगों ने बताना है और इसकी वजह क्या है, ये क्यों डिस्पर्स होती है, ये क्यों फैलती है। जी बेटा पेज नंबर 116 पे हेडिंग है डिस्पर्शन ऑफ लाइट।
सबसे पहले हम इसकी वो डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर आगे हम इसकी वजह पढ़ेंगे। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जी बेटा, एक लाइट का उसके ही हिस्सों में टूट जाने को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। इट इज़ आल्सो सीन इन रेनबो। ये हमें किस में नज़र आती है? धनक में भी नज़र आती है। बेटा, किसी भी लाइट का उसके अपने कंपोनेंट, कलर्स के कंपोनेंट में टूट जाना क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट का फैल जाना, लाइट का टूट जाना। आगे बेटा इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। द लाइट ऑफ सन लुक्स वाइट। वो कहना है जो हमें सूरज की रोशनी नज़र आती है वो सफ़ेद आती है, बट इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। लेकिन ये क्या है? ये बहुत सी कलर्स का क्या है? मिक्सचर है। इसमें बहुत से कलर्स पाए जाते हैं। व्हेन वाइट सन लाइट पासिस थ्रू ए प्रिज्म। जब एक वाइट सन लाइट को हम लोग इस प्रिज्म के अंदर से गुजारेंगे, इट्स स्प्लिट इनटू 7 कलर्स ड्यू टू डिस्पर्शन। तो ये 7 रंगों में क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। The band of 7 colors obtained through dispersion of light is called spectrum। जी बेटा, वो कह रहे हैं कि वो जो 7 रंगों का हमें बैंड नज़र आता है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जिसमें 7 रंग मौजूद होते हैं। These colors are red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet। जी बेटा, तो हमारा क्वेश्चन था कि वो जो डिस्पर्शन है वो क्यों होती है? तो बेटा वो इसलिए होती है क्योंकि जब हम उसको प्रिज्म के अंदर से गुजारते हैं तो जो कलर्स होते हैं वो अपने कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है? वो जो वाइट लाइट हमें नज़र आती है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद करना है और लिखना भी है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।